दीवानगी की हद से आगे मौत। नीलेश भाभी होने के नाते अपने मौसेरे भाई बादल की बीवी कविता को व्हाट्सएप से अश्लील मैसेज और वीडियो क्लिप भेजने लगा था। कविता की चुप्पी से उसे लगा कि वह उसमें रुचि ले रही है। उसके मौसेरे भाई ने उसे समझाया भी, लेकिन 10 अक्टूबर की रात की बात है। रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र के थाने की थाना प्रभारी डीएसपी ट्रेनिंग मणि कुमावत थाने में बैठी थीं। तभी रतलाम के इंद्रानगढ़ क्षेत्र में रहने वाला बाबूलाल चौधरी थाने पहुंचा। वह काफी घबराया हुआ था। बाबूलाल ने थाना प्रभारी को बताया कि वह इप्का फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता है। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी, एक बेटा नीलेश और बेटी रेणुका है। बाबूलाल ने बताया कि उसका बेटा नीलेश बीती रात से घर नहीं लौटा है। बाबूलाल ने अपने साले ईश्वर जाट के 21 वर्षीय बेटे बादल पर शक जताते हुए कहा कि बादल ही नीलेश को साथ ले गया है। थाना प्रभारी मणि कुमावत के पूछने पर बाबूलाल ने दिनभर का घटनाक्रम बता दिया। बाबूलाल के अनुसार उसका बेटा नीलेश रतलाम के आईटीआई से डिप्लोमा कर रहा था। वह सुबह 7 बजे घर से निकलता था और 3 बजे घर लौट आता था। जब वह 4 बजे तक नहीं लौटा तो उसकी मां और बहन ने मोबाइल पर उससे संपर्क किया, लेकिन नीलेश का फोन स्विच ऑफ था। बादल का फोन भी स्विच ऑफ था। जब बार बार मिलाने पर फोन बंद मिलता रहा तो मां बेटी को चिंता हुई। वे दोनों नीलेश का पता लगाने के लिए आईटीआई पहुंची। उन्होंने नीलेश के दोस्तों और साथ पढ़ने वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुबह नीलेश का मौसेरा भाई बादल जाट आया था, वही नीलेश को साथ ले गया। बाबूलाल ने बताया कि उसके दूसरे साले रमेश जाट का बेटा जितेंद्र रतलाम में रहकर कोचिंग क्लासेस चलाता था। संभावना थी कि नीलेश और बादल जितेंद्र के पास चले गए हों। संगीता और रेणुका ने जितेंद्र से बात की। उसने बताया कि बादल सुबह उसके कोचिंग सेंटर आया था और उसके कमरे की चाबी मांग कर ले गया था। उसका कहना था कि वह गांव से अपनी पत्नी को लेकर आया है और कुछ देर उसके साथ गुजारना चाहता है। जितेंद्र ने उसे चाबी दे दी थी। सवाल यह था कि बादल अगर अपनी पत्नी को लेकर आया था तो नीलेश को बुलाकर ले जाने का कोई तुक नहीं था। एक सवाल यह भी था कि जब उसकी पत्नी कविता नामली गांव में उसके साथ रहती थी तो बादल को उसे रतलाम लाकर उसके साथ कुछ समय गुजारने की क्या जरूरत थी। यह जानकारी मिलने के बाद संगीता और रेणुका जितेंद्र के अलकापुरी स्थित घर पहुंचीं। वहां कमरे का दरवाजा खुला मिला, अंदर कोई नहीं था। मां बेटी ने अंदर जाकर देखा तो पता चला कमरे का फर्श पानी से धोया गया था। दीवारों पर खून के छींटे भी नजर आए। बकौल बाबूलाल शाम को जब वह फैक्ट्री से लौट कर आया तो मां बेटी ने उसे पूरी बात बताई। उसके बाद ही वह रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। थाना प्रभारी कमावत को मामला गंभीर लगा। उन्होंने इस मामले की सूचना रतलाम के एसपी गौरव तिवारी को दी। उनके निर्देश पर एडिशनल एसपी प्रदीप शर्मा के साथ सीएसपी विवेक सिंह चौहान, एसआई विजय सागरिया, एसआई और अमित शर्मा की टीम जितेंद्र के घर की जांच करने गई। वहां दीवारों पर खून के ताजे निशान पाए गए। पूछताछ के दौरान जितेंद्र ने बताया कि सुबह बादल उसकी कोचिंग क्लास में गया था और घर की चाबी मांग कर ले गया था, लेकिन जब वह शाम को घर आया तो वहां कोई नहीं था। दरवाजे भी खुले हुए थे। सीएसपी चौहान को मामला संदिग्ध लग रहा था। कमरे की दीवारों पर लगे खून के निशान बता रहे थे कि कमरे में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। पूछताछ में पुलिस इस बात का पता लगा चुकी थी कि उस रोज बादल के साथ उसके ताऊ का बेटा संदीप भी रतलाम आया था। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देश पर थाना प्रभारी मणि कुमावत, एसआई विजय सागरिया, प्रमोद राठौर, एसआई अमित शर्मा, भूपेंद्र सिंह सोलंकी आदि की टीम बनाई गई। इस टीम ने बादल व उसके चचेरे भाई संदीप, पिता भूरूलाल जाट की खोजबीन शुरू की। पुलिस की मेहनत बेकार नहीं गई। रात गहराते ही इस टीम ने बादल और संदीप को छतरी गांव से हिरासत में ले लिया। दोनों के चेहरों का रंग उड़ा देख टीआई कुमावत समझ गए कि नीलेश के साथ कुछ बुरा हो चुका है, इसलिए उन्होंने पूछताछ में सख्ती बरतनी शुरू कर दी। नतीजा यह निकला कि सख्ती के चलते कुछ ही देर में बादल और संदीप ने नीलेश की हत्या की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि नीलेश की लाश रतलाम से 140 किलोमीटर दूर मांडू के पास घाटी में फेंकी थी। रात में 2 बजे पुलिस टीम लाश बरामद करने के लिए मांडू रवाना हो गई।
दिन निकलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर मांडू से थेड़ा पहले आलमगीर गेट के पास 40 फुट गहरी खाई में पड़ा लोहे का बक्सा खोज निकाला। इस बक्से को निकालने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। बक्से को खोला गया तो उसके अंदर दरी में लिपटी नीलेश की लाश मिल गई। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके गले पर चाकू का गहरा घाव था। जहां बक्से में लाश मिली थी उससे थोड़ा पहले एक गहरी घटी में बेसबॉल का बल्ला, चाकू और आरोपियों के कपड़े भी मिल गए। आरोपियों ने बताया कि मृतक का मोबाइल उन्होंने रतलाम से मांडू जाते समय कहीं रास्ते में फेंक दिया था। मोबाइल खोजने के लिए पुलिस की एक टीम लगा दी गई। प्राथमिक कार्रवाई करके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश धार के अस्पताल भेज दी। पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में बादल जाट ने नीलेश की हत्या का जो कारण बताया, उससे कहानी कुछ इस तरह सामने आई। नीलेश के पिता बाबूलाल मूल रूप से पचोड़ गांव के रहने वाले थे। पिछले कई दशकों से वह इप्का कंपनी में ठेका लिया करते थे। इंद्रलोक नगर में उन्होंने अपना घर बना लिया था और परिवार के साथ रहते थे। ठेकेदारी के चलते कंपनी के अधिकारियों से उनकी अच्छी जान पहचान थी। इसलिए 12वीं के बाद उन्होंने बेटे नीलेश को ITI से टर्नर ग्रेड का कोर्स करने की सलाह दी ताकि पढ़ाई के बाद अपने संबंधों का लाभ उठाकर उसे आसानी से नौकरी दिला सकें। नीलेश की एक मौसी बिलपांग थाना क्षेत्र के छतरी गांव में रहती थी। उसका बेटा बादल नीलेश का हमउम्र होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त भी था। बादल 12वीं करने के बाद BA कर रहा था। चूंकि उसके पिता की गांव में अच्छी खासी खेती किसानी थी, सो उसे नौकरी की चिंता नहीं थी। बीते साल अप्रैल महीने में घर वालों ने उसकी शादी मांडू इलाके के एक गांव में रहने वाली 18 वर्षीय कविता से कर दी थी। कविता केवल नाम की ही कविता नहीं थी, बल्कि उसके स्वभाव में भी कविता सी रचीब सी थी। खूबसूरत तो वह थी ही। हाल ही में 18 साल पूरे करने वाली कविता का अल्हड़पन अभी गया नहीं था। शादी के समय जिसने भी कविता को दुल्हन के रूप में देखा तो देखता ही रह गया। बारात में शामिल बड़े बुजुर्ग जहां दुल्हन में लक्ष्मी का रूप देख रहे थे, वहीं युवक रति का नीलेश तो कविता को देखकर पगलासा गया था। बहरहाल बादल की शादी के कुछ दिन बाद नीलेश उसे भूलकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। इसी दौरान एक रोज बादल कविता को लेकर रतलाम आया और दिन में आराम करने के लिए जितेंद्र से चाबी लेकर उसके कमरे पर पहुंच गया। उसने भाभी को साथ लेकर आने की बात नीलेश को बताई। साथ ही मिलने के लिए उसे जितेंद्र के कमरे पर बुला लिया। नीलेश जितेंद्र के घर पहुंचा तो बंद दरवाजे के पीछे से आ रही चूड़ियां खनकने की आवाज सुनकर चौंका। वह दरवाजे की झिर्री से अंदर झांकने लगा। उसने कमरे के अंदर का नजारा देखा तो उसका खून गर्म होने लगा। छोटे से गांव से आई कविता देख के खेल में न केवल बादल का साथ दे रही थी, बल्कि उस माहौल में भी पूरी तरह डूबी हुई थी। कविता का यह रूप देखकर नीलेश का दिल और दिमाग दोनों घूम गए। उसे लगने लगा कि कविता अगर उसे मिल जाए तो उसकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो जाएगी। कुछ देर बाद जब कविता और बादल अलग हुए तो नीलेश ने दरवाजे पर दस्तक दी। बादल ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लिया। नीलेश जब तक वहां रहा तब तक चोर निगाहों से कविता को ही निहारता रहा। बात बात में उसने कविता से उसका WhatsApp नंबर ले लिया। इसके बाद उसने कविता से वादा किया कि वह उसे रोज मैसेज भेजा करेगा। इसके बाद नीलेश कविता को दिन में कई बार मैसेज भेजने लगा। कभी कभी वह फोन भी कर लेता था। कविता स्वभाव से चंचल तो थी ही, कभी कभी वह देवर से हंसी मजाक कर लेती थी। नीलेश तो जैसे भाभी से हंसी मजाक को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था। धीरे धीरे वह नीलेश के मजाक का जवाब भी मजाक में देने लगी। इससे नीलेश को लगा कि कविता उसकी ओर आकर्षित है। इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ दिन बाद वह उसे WhatsApp पर अश्लील चुटकुले और फोटो भी भेजने लगा। पहले तो कविता ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद वह भी ऐसे चुटकुलों पर प्रतिक्रिया देने लगी। इसे लाइन क्लियर मानकर नीलेश ने उसे अश्लील वीडियो भेजने शुरू कर दिए। साथ ही वह फोन पर मिलने की बात भी करने लगा। बताते हैं कि कविता का गांव ज्यादा दूर नहीं था। 1 से 2 बार वह कविता से मिलने छतरी गांव भी पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि नीलेश की बात बन पाती, इस बात की बादल को खबर लग गई। उसने नीलेश से इस तरह की हरकतें बंद करने का कहा,
लेकिन नीलेश कविता में ऐसा खो चुका था कि उसे कविता के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं था। उसने बादल की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह पहले की तरह ही कविता को व्हाट्सएप पर हर तरह के मैसेज, फोटो और वीडियो भेजता रहा। इस बात को लेकर कई बार बादल और उसके बीच झगड़ा भी हुआ। इसके बावजूद नीलेश के सिर से कविता भाभी की चाहत का भूत नहीं उतरा तो बादल ने उसकी हत्या करने की ठान ली। इसके लिए योजना बनाकर वह 10 अक्टूबर को अपने चचेरे भाई संदीप को लेकर रतलाम आया। रतलाम आकर उसने मौसेरे भाई जितेंद्र से झूठ बोलकर उसके कमरे की चाबी ले ली। फिर वह ITI पहुंचा, जहां उसने नीलेश से कविता के रतलाम आने की बात कही और उससे मिलने के लिए जितेंद्र के कमरे पर चलने को कहा। कविता रतलाम आई है, बादल खुद उसे कविता से मिलवाने के लिए बुलाने आया है। यह सोचकर नीलेश के मन में लड्डू फूटने लगे। वह बिना सोचे समझे क्लास छोड़कर बादल के साथ अलकापुरी स्थित जितेंद्र के कमरे पर पहुंच गया। वहां बादल कविता को मैसेज भेजने की बात को लेकर उससे विवाद करने लगा। नीलेश को भी तैश आ गया। उसे यह पता नहीं था कि बादल योजना बनाकर आया है। कुछ देर बाद बादल और संदीप ने उसके ऊपर बेसबॉल के बल्ले से वार कर दिया। नीलेश ने विरोध किया तो दोनों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर दोनों ने उसे जी भर कर मारा पीटा। बाद में बादल ने चाकू से उसका गला रेत दिया। कुछ देर तड़पने के बाद नीलेश मर गया तो दोनों बाजार से बड़ा संदूक खरीद कर लाए और नीलेश की लाश बोरे में भरने के बाद दरी में लपेटकर संदूक में बंद कर दी। इसके बाद वे फर्श पर गिरा खून साफ करने लगे। इसी दौरान जितेंद्र कोचिंग सेंटर से घर लौटने लगा तो उसने बादल को फोन किया। इससे दोनों घबरा गए और दीवारों का खून साफ किए बिना मोटरसाइकिल पर नीलेश की लाश लेकर मांडू के लिए रवाना हो गए। बादल की ससुराल मांडू के पास थी। वहां आते जाते उसने गहरी घाटियों को पहले से देख रखा था। रतलाम से 40 किलोमीटर दूर जाकर दोनों ने संदूक में बंद नीलेश की लाश आलमगीर दरवाजे के पास घाटी में फेंक दी। इसके बाद दोनों अपने घर छतरी पहुंच गए, लेकिन तब तक पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए घेरा डाल चुकी थी। रतलाम के SP गौरव तिवारी और ASP प्रदीप शर्मा के निर्देशन और CSP विवेक चौहान के नेतृत्व में थाना प्रभारी DSP प्रशिक्षु मणि कुमावत की टीम में शामिल SI विजय सागरिया, प्रमोद राठौर, अमित शर्मा आदि ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को दबोचकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।